परवेज़ जब ये कहते हैं कि हमने सहर का निकाह तय किया है, तभी कौसर बहुत ही चौंक जाती है। यहाँ तक कि सहर भी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कौसर परवेज़ को कहती है कि ये तो बस बच्ची है, 16 बरस की है। तभी परवेज़ कहते हैं, जब हमारा निकाह हुआ था तब तुम महज 14 साल की थी और 16 साल की उम्र में तो तुम्हें दूसरी बच्ची हुई थी जो अल्लाह को प्यारी हुई। यहाँ पे वो बच्ची डॉक्टर साहब के पास है जो परवेज़ कह रहे हैं, यानी कि कौसर और परवेज़ की जो दूसरी बेटी है वो डॉक्टर साहब अपनी बेटी समझ के पाल रहे हैं। यहाँ पे परवेज़ कहते हैं, तुम तो उसके बाद बच्चा पैदा नहीं कर पाई, इसलिए तो मुझे दूसरा निकाह करना पड़ा और इसने सोफ़िया बेगम ने हमें वारिस दिया हमारा वंश आगे चलाने के लिए। सोफ़िया बहुत ही खुश होती है। यहाँ पे कौसर कहती है, लेकिन वो ये बच्ची है, मुझे ये वो कहते हैं तो उसमें क्या है, ये सोफ़िया बेगम को देखो। उतने में सोफ़िया भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हमें भी यही लगता है कि औरत को अल्लाह ताला ने इसीलिए कि वो इंसानी नस्ल को आगे बढ़ा सके, और वैसे भी आपने बेटा थोड़ी ना जन्मा है, इसी वजह से तो इन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। सोफ़िया आगे कहती है, ये बात आपको खुद को भी समझानी चाहिए और सहर को भी। कौसर परवेज़ को कहती है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस उम्र में पेट कच्चा होता है, माँ और बच्चे के लिए खतरा होता है, और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कौसर आगे कहती है, हम बच गए लेकिन हमारी बच्ची वो नहीं बच पाई। आप बाप है ना, आप कैसे अपनी बच्ची को ऐसे तकलीफ में डाल सकते हैं। अल्लाह ना करे हमारी सहर को कुछ हो गया तो। और वो रोने लगती है सहर को पास लेके, और उसके अब्बू एकदम से देखने लगते हैं। कौसर उनके पैर पकड़ती है और फिर सहर भी वैसे ही गिर जाती है नीचे। उतने में सोफ़िया यहाँ वहाँ देखती है और जानबूझकर अपना डाव खेलती है कि आपको समझना चाहिए, इतने बड़े ख़ानदान में रिश्ता जुड़ रहा है तो आपके शोहर की भी इज्जत होगी, उनके लिए अच्छा है। तभी फिर परवेज़ भी कहती है कौसर को कि सीखो, ये तुमसे उम्र में छोटी है लेकिन फिर भी कितना उसे मालूमात है, और तुम अपने बेटी के प्यार में पागल हो गई हो, तुम्हें अपने शोहर की पड़ी ही नहीं है। परवेज़ सोफ़िया को कहते हैं, सहर की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ, इसे एक अच्छी बीबी होने के तौर तरीके सिखाओ। सोफ़िया कहती है, जी ज़रूर। परवेज़ आगे कहते हैं कि ये इनके बस का नहीं है, जो खुद भटका हुआ वो दूसरों को राह क्या दिखाएगा। परवेज़ उठते हैं। तभी यहाँ पे सहर कहती है, अब्बू हमें निकाह नहीं करना। तभी वो कहते हैं, वो तो तुम्हें करना ही होगा। और फिर वो जानबूझकर गुस्से में उस मिर्च के पाउडर को जो उन्होंने पीसा होता है उसे पैर लगा के धक्का मार देते हैं और वो सब नीचे गिर जाती है और इनके ऊपर आ जाती है। दोनों माँ बेटियाँ बेचारी रो रही होती है, उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद परवेज़ वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे सोफ़िया भी चली जाती है और ये दोनों जन वैसे ही नीचे बैठ के रो रही होती है। दूसरी तरफ माहिद यही सोच रहे होते हैं जो उनके दादा हुजूर ने कहा होता है कि हमने तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ ली है। माहिद वही सब याद कर रहा होता है जहाँ पे उसके दादा हुजूर कहते हैं सबके सामने कि हमने इसका रिश्ता तय कर लिया है, और वो इसी बात से रूठा है। वो कुछ बक्से होते हैं वहाँ पे जो वो खोल रहा होता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे दरगाह ले जाओ ताकि लड़के किताबें पढ़ सके और लड़कियाँ सिलाई बुनाई का काम कर सके। उतने में उसके चाचा हुजूर की बेटी वहाँ पे आती है और वो माहिद को देखती है और फिर वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और फिर माहिद के पास आती है और कहती है कि आपको भी ये फ़ैसला मंजूर नहीं है ना, दादा हुजूर ने जो कहा वो आप भी मानने से इनकार कर रहे हैं ना। मुझे पता था, आप ये मत समझिए कि मैं आपको दादा हुजूर के खिलाफ भड़का रही हूँ, लेकिन आपको भी अपना पक्ष रखना चाहिए और कहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। माहिद बहुत ही गुस्से में होते हैं। वो नाजिमा को हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, हम आपसे प्यार नहीं करते, और फिर वो अपना काम कर रहा होता है। तभी नाजिम को धक्का लगता है। वो कहती है, आप अपने दादा हुजूर के कहने में आ रहे हैं ना, उनसे खौफ खाते हैं, इस वजह से आप ये सब कह रहे हैं ना, लेकिन हमें बगावत करनी होगी। वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तभी वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, आप झूठ कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं। वो अपने आप को छुड़ाता है और अंदर के कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे नाजिया भी जाती है और वो उसके पैर पकड़ लेती है, उसका पैर नहीं छोड़ती। वो कहती है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, बचपन से हमने आपसे ही मोहब्बत की है और किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। यहाँ पे माहिद बहुत ही परेशान होता है। वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम ये जो कुछ भी बोल रही हो वो तुम्हारा ख्वाब है, उसमें हम नहीं हैं, और अपने आप को संभालो, ये क्या कर रही हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और नाजिमा उसे देख रही होती है। फिर नाजिया गुस्से में और रोते हुए माहिद से कहती है कि दुनिया गोल है, दुख दोगे तो वापस लौट के आपके पास आएगा। आज आपने हमारी मोहब्बत ठुकराई है,
कल को ऐसा ना हो कि आप जिससे मोहब्बत करें वो आपको ठुकरा दे। सहर अपने कमरे से बाहर आती है और धीरे धीरे किचन की तरफ जाती है और फ्रिज से एक कटोरी में बर्फ़ निकाल रही होती है। और उतने में ही वो पीछे मुड़ती है, तब सोफ़िया होती है। सोफ़िया कहती है कि बर्फ़ जमाने में बिजली खर्च होती है और इसके पैसे क्या तुम्हारे बाप देंगे? वो कहती हाँ, अब्बू ही तो दे रहे हैं, और ये 24 घंटे फ्रिज तो चलता है और बर्फ़ भी उसी में जमता है। आपने अगर अब्बू को रिझाने के अलावा कुछ किताबें पढ़ी होती तो आपको समझ में आती। सोफ़िया गुस्सा हो जाती है, वो उससे वो कटोरी छीन रही होती है बर्फ़ की, लेकिन सहर देती नहीं है। वो भी उससे छीनती है और वहाँ से चली जाती है और सोफ़िया उसे देखती रहती है। सहर अपने कमरे में आती है और दरवाज़ा लगा लेती है। वो कहती है अम्मी बर्फ़ लगा लीजिए, आपकी जलन कम होगी। और वो उसे उठा रही होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो उसकी चादर हटाती है तो देखती है तो नीचे सर ये थके होते हैं, अम्मी कहीं पर भी नहीं है। सहर डर जाती है कि इतने रात को अम्मी कहाँ चली गई, और फिर उसे आहट सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर झाँक के देखती है तो उसके अब्बू परवेज़ वहाँ पे आए होते हैं और वो यहाँ वहाँ कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सहर कहती है कि अगर अब्बू अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि अम्मी नहीं है तो वो खिड़की लगा लेती है और यही सोचती है कि अम्मी ने तो सारे तकिए इस्तेमाल कर लिए, अब हम अपने आप को कैसे बचाए, और वो यहाँ से वहाँ कर रही होती है। सहर को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और दूसरी तरफ कौसर डॉक्टर साहब के घर पे आती है। वो गेट से अंदर झांकती है और उनके बंगले को देखती है, फिर अंदर आ जाती है और बात कर रही होती है कि मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी होगी, वो थोड़े से पैसे दे देंगे तो मैं सहर की पढ़ाई कर लूँगी। यहाँ पे सहर अपने कपबोर्ड से सारे अपने कपड़े निकाल के अपनी जगह पे रख रही होती है और उसके ऊपर चादर रखती है ताकि ये लगे कि सहर और सहर की अम्मी दोनों सोए हुए हैं, और वो वहाँ से भाग जाती है कपबोर्ड खोल के। यहाँ पर कौसर अपना नकाब नीचे करती है और उसके हाथ में वो सुल्ताना ने दी हुई चाबियाँ होती है। वो नॉक करने ही जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि इतने रात को हम किसी का घर में कैसे जा सकते हैं, और वो वहीं सोचते हुए खड़ी होती है। दूसरी तरफ अंदर डॉक्टर साहब के अब्बू कह रहे होते हैं कि अच्छा तो वो घर छोड़ के चली गई। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, किसी को बिना बताए। यहाँ पे वो मुस्कुरा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं आप मुस्कुरा रहे हैं? वो कहते हैं हाँ, ये IVF तो उसे पता है, वो इंटेलिजेंट है। यहाँ पे डॉक्टर साहब और उनके अब्बू में बातें ही चल रही होती है। उतने में डॉक्टर साहब खिड़की के तरफ आते हैं और वो देखते हैं बाहर तो कोई बाहर है ऐसे उन्हें लगता है। ये कौसर ही खिड़की से अंदर झांक रही होती है। वो देखने लगते हैं कि कोई तो है बाहर, और दूसरी तरफ यहाँ पे सहर अपनी अम्मी को ढूंढने के लिए बाहर निकल गई है और वो कहती है कि अब हम उन्हें कहाँ ढूंढें। में डॉक्टर साहब कौसर को पकड़ लेते हैं और उसे घुमाते हैं। कौसर एकदम से घूम जाती है। उसका नकाब डॉक्टर साहब उठाते हैं। तभी कौसर डॉक्टर साहब को देखती है और डॉक्टर साहब कौसर को। वो कहते हैं तुम यहाँ पे चोरी करने आई हो ना, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो, वो ही तुम्हें बराबर करेंगे। वो कहती हम चोर नहीं हैं, हम यहाँ पे बड़े साहब से मिलने आए हैं। और वो उनका हाथ छुड़ा के भागती है अंदर, और फिर वो अंदर की तरफ हॉल की तरफ भागती है। फिर सीढ़ियों से ऊपर डॉक्टर साहब के अब्बू जान के कमरे में जा रही होती है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं इसे अब्बू का कमरा भी पता है। और उतने में यहाँ पे अब्बू किताब पढ़ रहे होते हैं और कौसर दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और डॉक्टर साहब उसके पीछे होते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं चलो चलो। वो डॉक्टर साहब के अब्बू को कि आप जानते हैं यहाँ पे आप गिरे थे, हमने आपको मास्क लगाया था। और यहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं चलो यहाँ से। उतने में कौसर के हाथ से वो घर की चाबियाँ गिर जाती है। डॉक्टर साहब देखते हैं, कौसर उठाने जाती है, तभी डॉक्टर साहब वो उठा लेते हैं और कहते हैं तुमने ये चाबियाँ चोरी की? कौसर कहते हैं नहीं, हम यहाँ पे बरकत बी के साथ आए थे काम मांगने के लिए, आपकी बेगम सुल्ताना ने ये चाबियाँ हमें दी थी। वो कहते तुम झूठ कह रही हो। तभी वो कौसर कहती है आप चाहे तो उन्हें फ़ोन करके पूछ लीजिए। कौसर आगे कहती है आप जानते हैं आप जब आए थे हम नीचे थे। वो कहते हैं ऑफकोर्स, यानी कि तुम यहाँ पे चोरी करने आए थे। डॉक्टर साहब के अब्बू डॉक्टर साहब को चुप रहने के लिए कह रहे होते हैं, उसकी बात तो सुने। उतने में यहाँ पे कौसर उनके पास आती है और कहती है कि हम यहाँ पे चोरी करने नहीं आए थे, हमें बस 2 महीने की तनख्वाह पहले मिल जाए तो। और तभी डॉक्टर साहब कहते हैं देखा अब आई है ये पॉइंट पे। यहाँ पे डॉक्टर साहब के अब्बू कहते हैं इन्होंने सुबह हमारी जान बचाई थी। वो डॉक्टर साहब उसे उठाते हैं और कहते हैं अब यहाँ से जा रही हो या पुलिस को बुलाए। और कौसर को कमरे से बाहर धक्का मार देते हैं। कौसर बेबस होकर आगे आगे बढ़ रही होती है और डॉक्टर साहब उसे देख रहे होते हैं। फिर कौसर पीछे मुड़ के देखती है और डॉक्टर साहब भी उसे देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद अकेला अपनी तन्हाई में लेटा हुआ होता है।
उसका दोस्त नीचे सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि वो लंबी लंबी फूलों की लड़ियाँ लगाओ ना। फिर वो माहिद को कहता है, माहिद भाई बताइए चादर कैसी लग रही है। आगे कहता है कि अब बता भी दीजिए आप किन ख्यालों में खोए हुए, आप शहर का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। तभी माहिद कहता है, जल्दी जल्दी काम खत्म कर दीजिए, हमें घर जाना है, किसी शहर का इंतजार नहीं है हमें। तभी उसका दोस्त कहता है, शहर का इंतजार नहीं है तो क्या नाजिमा का इंतजार है। वो आगे कहता है, आपका भी सही है, आपकी दसों की दसों उंगलियां शहद में डूबी हुई। माहिद कहता है, हमारी जिंदगी में कभी भी किसी भी लड़की के लिए जगह नहीं होगी। औरतों के पास एक ही हुनर होता है, जख्म देने का, दर्द की हदों का ख्याल किए बगैर। तो हमें उनके हर दस्तक से दूर रहना है। तभी उसका दोस्त कहता है कि ये खूबसूरत ख्याल दादा हुजूर के सामने क्यों नहीं बोलते। माहिद वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ पे सहर दरगाह में आती है और माहिद भी दरगाह में ही होता है। वो कहती है, अम्मी हमारे लिए दुआ मांगने दरगाह तो नहीं आई है। इसलिए वो अंदर जाती है और ढूंढ रही होती है। यहाँ पे माहिद का दोस्त सारे काम ठीक तरह से करवा रहा होता है। उतने में सहर भी अंदर घुसती है दरगाह के अंदर, और जाते जाते वो एकदम से रुक जाती है। उसका दुपट्टा एक जगह पे अटक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका दुपट्टा वो खींच रही होती है, लेकिन फिर वो इतनी ज़ोर से खींचती है कि उसे समझ में नहीं आता। वो सब जो चादर ऊपर चढ़ाई होती है वो सारी चादर नीचे गिर जाती है, वो उसके ऊपर और माहिद के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों उसमें अटक जाते हैं और वो दोनों ही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सहर सामने देखती है तो ये माहिद होता है। वो कहती है, या अल्लाह ये कौन है जो हर बार हमारे रास्ते में आ जाता है, अल्लाह हमें इससे दूर कीजिए। और फिर माहिद भी अपने चेहरे के यहाँ से वो हटाने की कोशिश करता है और सामने देखता है तो सहर, यहाँ पे सहर उसे देख रही होती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी माहिद कहता है कि बड़बड़ाना बंद कीजिए और ध्यान ये जाल छुड़ाने में दीजिए। माहिद वो सब कुछ तोड़ता है और अपने आप को छुड़ा रहा होता है और आखिरकार वो अपने आप को छुड़ा लेता है। यहाँ पे वही देख के सहर भी वो तोड़ रही होती है, लेकिन उसे मुश्किल जा रहा होता है उसे तोड़ने के लिए। इसलिए फिर माहिद वो देखता है और उसकी हेल्प करता है। वो सहर को उसमें से छुड़ाने की कोशिश करता है। वो तोड़ता है और सहर को उसमें से निकाल रहा होता है और सहर उसे देख रही होती है। आखिरकार माहिद उसे छुड़ा लेता है उसमें से और फिर वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। और फिर यहाँ पे सहर उसे धक्का मारती है और वहाँ से भाग जाती है। माहिद उसे देख ही रहा होता है, ये कैसा बर्ताव है इसका, और फिर उसे समझ में नहीं आता। वो वहीं पे खड़ा होता है, नीचे देखता है और फिर उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे सहर बाहर भाग रही होती है और फिर माहिद भी उसके पीछे आके देखता है कि कहाँ भाग रही है, कहाँ जा रही है, और उसे देख रहा होता है और आगे सहर भाग रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर चल रही होती है रास्ते और वो सोच रही होती है। उसे याद आता है जो सहर के सपने होते हैं और फिर उसने भी सहर को जो हौसला दिया होता है। वो कहती है, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप अल्लाह। और वो एक जगह पे रुकती है कि मुझे एक उम्मीद थी वो भी ना रही, और उतने में सहर भी वहाँ पे आ जाती है और अम्मी कहती है और उसके गले लग जाती है। सहर अम्मी को कहती है, कहाँ चली गई थी आप, मुझे अब्बू और छोटी अम्मी के सहारे छोड़ के, कितना अकेला महसूस कर रहे थे हम, और आप फ़ोन भी लेके नहीं गई थी। कौसर कहती है कि कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें शादी के हिसाब से बहुत दूर लेके जाए। जिस अंधेरी गली तुम्हारे अब्बू हमें छोड़ आए थे, थोड़ी रोशनी लेके आए ऐसा सोच रहे थे, लेकिन हमारे हाथ कुछ ना लगा। कैसे महफूज रखे तुम्हें, कैसे। और वो दोनों रोने लगती है और सहर अपनी अम्मी के गले लग जाती है। माहिद उसी ओर देख रहा होता है जहाँ पे सहर भाग के गई होती है। उतने में उसका दोस्त आता है उसके पास और कहता है कि आप यहाँ पे आपने चादर क्यों तोड़ी, आपने इतनी मेहनत से लगाई थी। वो कहता है माहिद कि वो लड़की, और उस तरफ देख रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, आप उस खाली गली की तरफ क्यों देख रहे हो। तभी वो कहता है कि वो लड़की मतलब पहले नाजिमा, फिर वो सहर, अब ये तीसरी लड़की कौन है मियाँ। वो कहता है उसी लड़की ने। माहिद कहता है तुम्हारी चादर तोड़ी है। और फिर वो आगे कहता है हम बार बार उसी से टकरा रहे हैं। और फिर वो याद करता है जब पहली बार वो टकराए थे, फिर माहिद को वो दूसरी बार जब टकराए थे वो याद आता है। और फिर ये दोस्त कहता है ये कौन लड़की है जो आपसे बार बार टकरा रही है, और तब हम कहाँ थे। माहिद का दोस्त कहता है नाम क्या है उसका। माहिद कहता है पता नहीं। दोस्त कहता है कि आप बार बार एक लड़की से टकरा रहे हैं और आपको उसका नाम भी पता नहीं है। वो आगे कहता है क्या माहिद मियाँ, वो लड़की भी सोच रही होगी कि किस पत्थर से टकरा गई वो। उसका दोस्त कहता है कि ये अल्लाह मियाँ लड़का और लड़की को बेफिजुल टकराएंगे नहीं, आपके दिल में भी कोई ना कोई हलचल तो हुई होगी ना। माहिद एकदम गौर से अपने दोस्त को देखता है। माहिद गुस्से में होता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि डॉक्टर साहब के पास आपको जाना चाहिए इलाज करने के लिए। आपके दिमाग में ऐसे बेफिजुल
बातें आती है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त देखते रहता है। अगले दिन कौसर किचन में होती है और वो पानी गर्म करके एक ग्लास में डालती है। उतने में उसे उसके शोहर की बातें याद आती हैं कि ये लड़कियों का काम ऐसा है वैसा है और उसकी शादी तो होनी ही चाहिए। वो ग्लास में गर्म पानी डालती है और फिर अपने पास में से एक छोटी सी चीज़ निकालती है और फिर वो उसे खोलती है। उसमें कुछ पाउडर रहती है और फिर वो पाउडर वो उस गर्म पानी के ग्लास में डालती है और कहती है हमें ये करना ही होगा। उतने में पीछे से उसके शौहर यानी कि परवेज़ आते हैं। उनकी आवाज़ आती है, इसलिए वो कागज़ वो खुद खा जाती है और परवेज़ कहते हैं हम ये कुछ मेवा लेके आए, माँ बेटी मिलके मत खाना, मेहमानों के लिए लाए हैं। और वो कर रही होती है। परवेज़ वो वहाँ पे रख देता है और उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा तो तुम माँ बेटी तैयार हो गई, वो मिर्ची के तरीके से तुम दोनों ठिकाने पे आ गई, होश तुम्हारे ठिकाने पे आ गए। और फिर वो कर रही होती है। परवेज़ को कुछ शक होता है, वो उसके पास आके बैठता है और उसको अपनी तरफ करता है और उसे कहता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो कर रही होती है, तभी उसे शक होता है कि उसके मुंह में कुछ है। वो उसका मुंह पकड़ता है और कहता है क्या चबा रही हो तुम, क्या चबा रही हो। तभी कौसर कहती है वो कबाब चख रहे थे, वो दिखाती है और वो देखता है। वो कहता है ठीक है। उतने में ही सोफिया का बेटा आता है और कहता है बड़ी अम्मी हम कैसे लग रहे हैं। और वो दोनों जन उसे देखने लगते हैं। तभी फिर परवेज़ कहते हैं अरे वाह माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। कौसर और परवेज़ दोनों ही उसे देखते हैं। फिर परवेज़ उठ के अपने बच्चे की ओर जाता है और वो कहता है एक काम करो। वो अपने बच्चे को कुछ काम बोलता है और उसे कहता है जाओ और जल्दी आओ। वो कहता है जी अब्बू। और फिर यहाँ पे कौसर उस ग्लास को देखती है कि शक नहीं हुआ और वो एकदम से अपनी आंखें बंद करके शांत हो जाती है। अगर पता चल गया होता तो बवाल हो जाता। इस वजह से यहाँ पे परवेज़ अपने बच्चे से बात कर रहा होता है और वो बच्चा चला जाता है। उतने में शहर बाहर से आती है। तभी वो कहते हैं अरे तुम तैयार नहीं हुई अब तक, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम किसी के मैयत से आई हो। और कौसर भी वहाँ देखने लगती है। तभी यहाँ पे परवेज़ चिल्लाते हैं और कौसर को वहाँ पे बुलाते हैं। कौसर वहाँ पे वो पानी का ग्लास लेके आती है और फिर कहती है कि वो कल मिर्ची के धुएं से उसे तकलीफ़ हुई थी, अब वो ठीक हो जाएगी, ये लो मैंने घर पे दवाई बनाई है। और शहर को पिलाती है। शहर थोड़ा सा ही पीती है। तभी वो कहती है पूरा पी जाओ बेटा। और फिर वो पी रही होती है। उतने में दूसरी तरफ यहाँ पे माहिर के चाचा जान, चाची और नाजिया तैयार होके बाहर आते हैं और ये मौलाना साहब पूछते हैं माहिर कहाँ है। चाचा जान कहते हैं वो घर पे नहीं है माहिर। उतने में वहाँ पे माहिर का दोस्त आता है। तभी दादा जान कहते हैं कि माहिर कहाँ है। वो कहता है हम तो खुद उससे मिलने आए हैं। तभी दादा जान कहते हैं कि उसे कहो कि हम लोग परवेज़ बेग के घर पे जा रहे हैं, उसे वहीं पे बुला लो। वो हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है और ये लोग भी यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर को सोफिया तैयार कर रही होती है और परवेज़ उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि उनके सामने ज़्यादा बोलना मत। यहाँ पे कौसर यही सोच रही होती है कि वो जो उसने पानी में मिला के दिया है उसका असर कब हो रहा है। और यहाँ पे परवेज़ उसे कह रहा होता है कि शांत रहना, चुपचाप बैठना। और उतने में ही वो असर शुरू हो जाता है। शहर उसे उल्टी आने लगती है और वो एकदम से उठ के भागने लगती है। तभी परवेज़ कहता क्या हुआ इसे। तभी कौसर कहती है वो मिर्ची की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। यहाँ पे परवेज़ कहता है तो अब क्या करना है। और सब लोग एक दूसरे के पास देखते हैं। माहिर का परिवार गाड़ी में से जा रहा होता है। मौलाना साहब बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये नाजिया और चाची जान एक दूसरे को देखते हैं और चाची जान अपनी बच्ची के सर से हाथ फेरती है। फिर चाचा जान मिरर में अपनी बच्ची को देखते हैं क्योंकि वो उदास होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सोफिया कहती है ये मिर्ची के धाप से ऐसी उल्टियाँ कैसे हो सकती है, मैंने तो देखा नहीं। कौसर कहती है तो अब देख लो, उल्टियाँ कर रही है ना वो। और इतने में परवेज़ यहाँ पे बहुत ही तकलीफ़ में होते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, अब इसे रोकना तो चाहिए ना। वो सोफिया को कहते हैं जाओ अंदर से इलायची लेके आओ, सुना है इलायची खाने से उल्टियाँ रुक जाती है। वो कहती है मैं। तभी परवेज़ कहता है हाँ तो वो बच्ची को संभाल रही है ना, अगर ये मेहमानों के सामने करने लगी तो वो क्या सोचेंगे। और फिर वो वैसे ही खड़ी होती है। यहाँ पे शहर अपनी अम्मी को कहती है अम्मी आपने क्या पिलाया मुझे। वो कहती है अगर उल्टी ना भी हो रही हो ना तो उल्टी कर। कौसर परवेज़ के पास जाती है और कहती है कि इसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो हकीम साहब है ना उनके पास जाना होगा। और ये शहर सुन रही होती है, उसको समझ में आता है उसकी माँ की चाल। तभी इलायची लेके ये सोफिया आती है और वो कौसर के हाथ में एक इलायची रखती है। वो कहती है एक से तो काम चल जाएगा ना, इलायची बहुत महंगी हो गई है। यहाँ पे कौसर भी कहती है वो लोग जब आएंगे तो शहर की भर भर के तारीफ़ें करना, कंजूसी मत करना। यहाँ पे परवेज़
कौसर को लेता है और कहता है जाओ उसे लेके। वो कहती है नकाब तो पहन ले, अंदर जा रही होती है। वो कहते हैं नकाब की क्या ज़रूरत है, तो मकान छोड़ के तो हकीम साहब का घर है, जाओ तुम जल्दी। और उसे धक्का मार के सहर और उसे निकाल देते हैं बाहर, और ये यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। परवेज़ कहता है जल्दी आना। यहाँ पे सहर और उसकी अम्मी बाहर आते हैं। सहर की अम्मी कौसर वो दरवाज़ा लगा रही होती है, तभी सहर कहती है अम्मी। तभी अम्मी उसे कहती है कि हमने कहा था ना कि तुम्हारी शादी होने नहीं देंगे। सहर मुस्कुराती है और फिर अम्मी कहती है चल, और वो दोनों चल पड़ते हैं। फिर सहर रुकती है और उसकी अम्मी के गले लगती है। फिर उसकी अम्मी भी उसके सर से हाथ घुमाती है और फिर कहती है चल करके, और वो दोनों वापस चल पड़ते हैं। चलते चलते वो मुर्गियाँ देखते हैं कि वो कैद में है। वो मुर्गियाँ खरीदती है दो, और फिर वो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं, और फिर वो दोनों एक साथ ही मुर्गियों को आकाश में छोड़ते हैं, उनको आज़ाद करते हैं। जैसे अब ये दोनों जन आज़ाद हुई है, उसी तरह वो मुर्गियों को भी आज़ाद कर देते हैं कैद से, और बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते हैं। दूसरी तरफ माहित रास्ते से जा रहा होता है। उसका दोस्त उसे देख लेता है। वो अपनी बाइक खड़ी करता है और माहित के पीछे पीछे आता है, और वो कहता है माहित मियाँ, दादा हुजूर ने आपको परवेज़ बेग के यहाँ पे बुलाया, वो शहर से मिलने के लिए। तभी माहित कहता है हमें किसी से नहीं मिलना। तभी दोस्त कहता है क्यों नहीं मिलना है। माहित का दोस्त कहता है हमें मत फंसाओ यार, हम क्या बोलेंगे। तभी माहित कहता है उन्हें कहो कि हमें किसी से भी शादी नहीं करनी। दोस्त कहता है दुनिया की हर चीज़ से आपको तकलीफ है, अब शादी ने आपका क्या बिगाड़ा है, जिंदगी आगे जाके ना बिगड़े इसलिए नहीं करना चाहते शादी। दोस्त कहता है लेकिन शादी क्यों नहीं करनी। तभी माहित गुस्सा होता है और कहता है क्योंकि हम किसी औरत पे कभी भी एतबार नहीं कर सकते। दोस्त कहता है तो आप क्या चाहते हैं कि ये हम जाके बोले और अपना जनाजा निकलवाए और आप यूं पीठ दिखा के निकल जाए, कहाँ का इंसाफ है। वो कहता है बहुत कुछ हो लेकिन बुज़दिल हो ये नहीं जानते थे हम। माहित कहता है अदब और डर में फ़र्क होता है, हम दादाजान को ना नहीं बोल सके। दोस्त कहता है हमारा मुंह फूट जाएगा, हम अपनी शक्ल नहीं बिगाड़ना चाहते माहित मियाँ। माहित गुस्से में कहता है दादाजान आपकी शक्ल बिगाड़ देंगे, लेकिन आप अगर थोड़ी देर यहाँ पे रुके ना तो हम आपकी ज़िंदगी बिगाड़ देंगे, बाकी मर्जी आपकी। दोस्त कहता है आपसे दोस्ती करके हमारी ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो गई है। वो कहता है आपके लिए अगर हम शहीद हुए ना तो क़यामत के दिन आपको दिखाएंगे। वो दोस्त वहाँ से चला जाता है और माहित एक जगह पे अंदर आ रहा होता है। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तभी उसको उसकी अम्मी की आवाज़ आती है माहित हम उड़ना चाहते हैं। उड़े हम उड़े, और वो उसी को देख रहा होता है। उसके हाथ में जो माला होती है वो उसके हाथ से एक जगह पे एक किले के यहाँ पे टकराती है, और वो मालाओं की मोती एक एक करके गिर जाते हैं, और माहित उसी औरत के पीछे पीछे जा रहा होता है, और वो माला टकराने की वजह से वो सारे मोती बिखर जाते हैं। लेकिन माहित उसे समझ में नहीं आता, वो बस ऊपर ही चढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सहर और उसकी अम्मी चल रहे होते हैं, एक जगह पे आते हैं। तभी सहर कहती है कि ये आप माफ़ करना लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था, तो यहाँ पे बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, मेरे पास दवाई है। वो एक जगह पे जाती है और एक गिलास पानी मांगती है, और वो फिर पानी लेके आती है और सहर को अपने चुनरी में एक दवाई जो उसने छुपाई होती है वो लेती है और सहर को खिलाती है, और फिर उसके ऊपर उसे पानी पिलाती है, और फिर कहती है कि मैं घर जाती हूँ। सहर कहती है आप घर जाओगे, हम घर जा रहे हैं, तुम यहीं पर बैठो। तभी सहर पूछती है कि शतरंज की कौन सी चाल खेल रही है, आप ये क्या कर रही है। तभी कौसर कहती है रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ लगते हैं, और वो दोनों जन हंसने लगती है। फिर कौसर अपना फ़ोन उसे देती है और कहती है तुम यहीं पे बैठो, जब हम फ़ोन करेंगे तभी तुम घर पे आना। और वो जा रही होती है। तभी सहर वापस पीछे से उसकी तरफ भागती है और उसे रुकाती है और कहती है कि अगर आप हमारी बिना गई तो अब्बू आपको छोड़ेंगे नहीं। उसकी अम्मी कहती है कि तू फिक्र मत कर, हम किसी भी हालत में परवेज़ साहब को तेरे सपने रौंदने नहीं देंगे। दूसरी तरफ परवेज़ मेहमानों की खातिरदारी कर रहा होता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाता है रास्ते में और उनको बुलाता है आइए आइए करके। वो लोग अंदर आते हैं। तभी यहाँ पे ये चाची जान कहती है अपनी बेटी को कि इससे अच्छे हालात तो हमारे ड्राइवर के हैं। चाचा जान को क्या सूझा जो उन्होंने माहित का रिश्ता इस घर में तय किया। परवेज़ कहता है कि इस गरीब का घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। वहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो किए जा रहा होता है और उनको अंदर बुलाता है। कौसर सहर को कहती है आसपास ही रहना, हम तुम्हें फ़ोन करेंगे। वो कहती है ठीक है, और फिर कौसर वहाँ से चली जाती है। परवेज़ मौलाना साहब को बिठाता है और इतने सारे पकवान बनाए होते हैं। परवेज़ कहता है आइए ना बैठिए, वसीम मियाँ बैठिए ना। और फिर वो अपने बच्चे को कहता है कि औरतों को अपनी अम्मी के पास अंदर लेके जाए। वो बच्चा लेके जाता है। यहाँ पे परवेज़ कहता है मौलाना साहब को आप क्या
फरमाएंगे, क्या दूँ मैं आपको? तभी मौलाना साहब कहते हैं, ये सब तो रहने दीजिए, पहले हम शहर से मिलेंगे। और परवेज़ एकदम देखने लगता है। दूसरी तरफ शहर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रही होती है और फिर उसका ध्यान एक जगह पे जाता है जहाँ पे माहिद खड़ा होता है। वो उसे देखती है और कहती है, अल्लाह, ये आपका क्या प्लान है जो खंबे की तरह हमेशा इसको सामने कर देते हो? माहिद चोटी पे खड़ा होता है और उसे अपनी अम्मी वहाँ पे महसूस होती है और वो कह रही होती है कि बोलो ना माहिद, हम उड़े, हम उड़ जाए। और उसे यही आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और वो अपने आप में ही होता है। यहाँ पे शहर देखती है और कहती है, अल्लाह, ये क्या कर रहा है? शहर देखती है कि माहिद ऐसे चोटी पे खड़ा है और एकदम से ऐसे खड़ा है कि वो कभी भी गिर सकता है। वो कहती है कि ये क्या खुदकुशी कर रहा है क्या? और उसे पुकार रही होती है, हाथ दिखा रही होती है, लेकिन माहिद का ध्यान नहीं होता। माहिद को वो हाथ दिखा के आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन माहिद नहीं सुनता। इस वजह से वो भी उस जगह पे जाती है जहाँ पे माहिद खड़ा होता है और दोबारा ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं।